क्या आपने कभी सोचा है कि एडोल्फ हिटलर जैसा इंसान सिर्फ शब्दों और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे देश के करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले आया? या चार्ल्स मैनसन जैसा कल्ट लीडर कैसे कुछ सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से लोगों को ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने लिए मरने मारने तक मजबूर कर पाया? ये सब किसी मैजिक से नहीं हुआ। ये हुआ डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की ताकत से। और यही ताकत अगर गलत हाथों में हो तो इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसकी आजादी सब खतरे में पड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ बड़े नेताओं, कल्ट्स या हिस्ट्री की बात है, तो आप गलत हैं। आज भी आपके आसपास लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कभी सेल्समैन के स्वीट वर्ड्स से, कभी किसी रिश्ते की इमोशनल गिल्ट से, कभी मीडिया की हेडलाइन से। और सबसे डरावनी बात, आपको शायद पता भी नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसीलिए ये किताब डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन लिखी गई है। ऑथर विलियम कूपर ने 7 साल तक रिसर्च करके वो सारे साइकोलॉजिकल वेपन्स, मैनिपुलेशन ट्रिक्स और डिफेंस स्ट्रेटजीज इकट्ठे किए हैं जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप अनकवर करेंगे वो हिडन टेक्निक्स, वो इमोशनल ट्रैप्स और वो डार्क स्ट्रेटजीज जो रोजाना आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऑडियो बुक सिर्फ एक बार सुनने के लिए नहीं है। हर चैप्टर एक ऐसी की है जो आपकी आंखें खोल सकती है। अगर आपने बीच में कुछ स्किप कर दिया तो शायद आप वही ट्रिक मिस कर देंगे जिससे आप खुद को या अपने प्रियजनों को मैनिपुलेट होने से बचा सकते थे। तो मैं आपसे कहूंगा, ध्यान से सुनिए, हर चैप्टर अब्जॉर्ब कीजिए और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आप सिर्फ एक लिसनर नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेंगे जो मैनिपुलेशन को पहचान सकता है और उससे बच सकता है। और हां, मैं चाहता हूं आप अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि ऑडियो बुक सुनते वक्त आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है वो सफर जहां आप जानेंगे इंसानी दिमाग की सबसे डार्क और खतरनाक साइकोलॉजी को। और शुरुआत होगी चैप्टर 1 से, द फंडामेंटल्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपने मेहनत से काम किया है और आप प्रमोशन या रेज डिजर्व करते हैं। लेकिन जब आप अपने बॉस से बात करने जाते हैं तो वो इतनी स्किलफुल लैंग्वेज और रीजनिंग यूज करते हैं कि आप वहीं बैठकर कन्विंस हो जाते हैं कि शायद अभी मैं लायक नहीं हूं, मुझे और वेट करना चाहिए। सोचिए, आपने अपना हक खो दिया, लेकिन आपको लगा कि ये आपका ही डिसीजन था। यही है डार्क साइकोलॉजी का असली खेल। ऑथर विलियम कूपर लिखते हैं, साइकोलॉजी नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी उस छुपे हुए हिस्से को रिवील करती है जहां इंसान दूसरों को दबाने, कंट्रोल करने और अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये मैनिपुलेशन हर जगह है, किसी रिश्ते में गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल, वर्क प्लेस में सटल प्रेशर, मीडिया में फियर बेस्ड न्यूज या किसी फ्रेंड का विक्टिम बनकर आपको फेवर करवाना। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हर कोई विलन है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की कैपेसिटी होती है। कुछ लोग इसे छोटे फायदे के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग इसे बड़े लेवल पर पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। हमारे दिमाग में एक नेचुरल वीकनेस होती है, हम शॉर्टकट्स लेते हैं। जैसे अगर भीड़ एक डायरेक्शन में जा रही है तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि यही सही रास्ता होगा। यही बायस मैनिपुलेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि एंकरिंग बायस, कॉन्फर्मेशन बायस, हेलो इफेक्ट जैसी कमजोरियां हमें इजी टारगेट बना देती हैं। अब यहां एक फर्क समझना जरूरी है। पर्सुएजन मतलब है किसी को कन्विंस करना लॉजिकली, ओपनली, जैसे आइडियाज शेयर करना। मैनिपुलेशन मतलब है किसी को इन्फ्लुएंस करना छुपकर, उनके इमोशंस एक्सप्लॉइट करके, ताकि वो वही करें जो मैनिपुलेटर चाहता है, भले ही वो उनकी भलाई में ना हो। ऑथर इसे कंपेयर करते हैं एक नाइफ से। चाकू से आप रोटी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं।
फर्क इंटेंशन में है। डार्क साइकोलॉजी अक्सर लोगों को उनकी विल के अगेंस्ट ले जाती है, इमोरल तरीके से, जबकि कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा इमोरल नहीं होती, लेकिन इसमें भी मैनिपुलेटर अपनी असली इंटेंशन छुपाता है। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए लगातार खुद को विक्टिम दिखाए। क्यों जरूरी है डार्क साइकोलॉजी समझना? सोचिए, अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो कोई ना कोई आपको एक्सप्लॉइट कर ही लेगा, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकते हैं, बिजनेस और नेगोशिएशन में स्ट्रांग बन सकते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करना भी सीख सकते हैं। ये नॉलेज आपको सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती, ये आपको पावर देती है। कितनी बार आपने बाद में सोचा होगा, यार मैंने हां क्यों बोल दिया, मैंने वो डील क्यों एक्सेप्ट कर ली, मैं गिल्टी क्यों फील कर रहा हूं जबकि मेरी गलती ही नहीं थी। दोस्तों, यही है डार्क साइकोलॉजी का असर, और अगर आप इसे पहचानना सीख गए तो कोई भी आपको ऐसे ट्रैप में नहीं फंसा पाएगा। अब सवाल यह है, लोग मैनिपुलेट करते कैसे हैं? कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आपका दिमाग इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस हो जाता है? इसी का जवाब है अगले चैप्टर में, द 6+1 वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी के वो पावरफुल रूल्स जो हर मैनिपुलेटर, सेल्समैन, पॉलिटिशियन और एडवर्टाइजर यूज करता है। अगर आप ये चैप्टर मिस करते हैं तो शायद आप वही टेक्निक्स मिस कर देंगे जो हर रोज आपके ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं। तो जुड़े रहिए और चलिए साथ में अनकवर करते हैं मैनिपुलेशन की दुनिया। कल्पना कीजिए, आप एक दुकान पर जाते हैं सिर्फ टूथपेस्ट खरीदने। दुकानदार आपको फ्री टूथब्रश दिखाता है। सर, आज इस पेस्ट के साथ फ्री टूथब्रश मिल रहा है। आप सोचते हैं, चलो अच्छा है, लेकिन अगले ही पल वो कहता है, सर अगर आप फैमिली पैक लेंगे तो इस पर और भी डिस्काउंट है। और देखते देखते आप सिर्फ टूथपेस्ट खरीदने गए थे और अब आपके हाथ में पूरा बैग है। दोस्तों, आपको लगता है आपने डिसीजन लिया, लेकिन सच ये है कि डिसीजन पहले ही आपके लिए लिया जा चुका था। यही हैं वो हिडन साइकोलॉजिकल वेपन्स जिन्हें विलियम कूपर इस चैप्टर में डिटेल में बताते हैं। और ये वेपन्स ओरिजिनली एक महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी ने खोजे थे। विलियम कूपर बताते हैं कि हर मैनिपुलेटर, चाहे वो सेल्समैन हो, लीडर हो या कोई टॉक्सिक इंसान, इनका इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को पहचानना सीख गए तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। पेन, रेसिप्रोसिटी, देना ताकि लेना आसान हो जाए। हम इंसान नेचुरली रिटर्न करना चाहते हैं। अगर कोई हमें कुछ देता है तो हमें भी कुछ देने की अर्ज होती है। एग्जाम्पल, दुकानदार फ्री सैंपल देता है और हम गिल्टी फील करते हैं एम्प्टी हैंडेड जाने में। लाइफ कनेक्ट। दोस्तों, कितनी बार आपने सिर्फ थैंक यू कहने के लिए भी गिफ्ट रिटर्न किया है? यही है रेसिप्रोसिटी का जाल। 2. स्कैर्सिटी, कमी का इल्यूजन। सर, ये लास्ट पीस है, अभी ले लीजिए वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। जब हमें लगता है कि कोई चीज रेयर है, उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन सेल का टाइमर, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। विलियम कूपर कहते हैं, स्कैर्सिटी इंसान के दिमाग को शॉर्टकट लेने पर मजबूर करता है। 3. सोशल प्रूफ, भीड़ का दबाव। जब हम अनश्योर होते हैं तो हम दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट बाहर लंबी लाइन देखकर लगता है कि खाना अच्छा होगा। पॉलिटिकल रैलीज, प्रोडक्ट रिव्यूज, सब इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। चोर, लाइकिंग, पसंद करना और इन्फ्लुएंस होना। अगर हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, उसकी बातों पर हम ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। रियल लाइफ, अगर कोई कॉलीग फ्रेंडली और चार्मिंग है तो हम उसके आइडिया को जल्दी सपोर्ट करते हैं। 5. अथॉरिटी, पावर का असर। हम अथॉरिटी वाले लोगों की बात मानने में आसान फील करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाइट कोट पहने डॉक्टर अगर कुछ कह दे तो हम ब्लाइंडली मान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट, स्टैनली मिलग्राम के ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट्स भी यही साबित करते हैं। 6. कंसिस्टेंसी, अपनी बात पर टिके रहना। अगर हम एक बार कमिटमेंट दे दें तो हम उस पर टिके रहने की कोशिश करते हैं, भले ही वो गलत हो। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल सपोर्ट, एक बार किसी लीडर को वोट दे दिया तो अगली बार भी वही करने की आदत। विलियम कूपर कहते हैं,
कंसिस्टेंसी की ये वीकनेस मैनिपुलेटर्स बार बार एक्सप्लॉइट करते हैं। 7. यूनिटी, हम सब एक हैं का इल्यूजन। ये 7वां प्रिंसिपल बाद में ऐड किया गया। लोग उन लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे उन्हें आइडेंटिटी या बिलोंगिंगनेस महसूस हो। एग्जाम्पल, हम सब एक ही कल्चर, फैमिली, कम्युनिटी के हैं। मैनिपुलेटर्स इस यूनिटी को क्रिएट करके लोगों को अपनी आइडियोलॉजी पर खींचते हैं। दोस्तों, सोचिए, ये सारे प्रिंसिपल्स आप पर रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं। शॉपिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक, फ्रेंडशिप से लेकर रिलेशनशिप तक। और अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो आप ये मानकर डिसीजंस लेते रहेंगे कि मैंने खुद चूज किया, जबकि असल में आपका दिमाग पहले ही कंट्रोल हो चुका था। लेकिन अब सवाल ये है, इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद मैनिपुलेटर्स इन्हें एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज करते हैं? क्या ट्रिक्स वो रोज आपके साथ अप्लाई करते हैं? इसी का जवाब है अगले चैप्टर में, 8 कॉमन मेथड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जहां हम उन हिडन तरीकों को एक्सपोज करेंगे जिनसे लोग आपके दिमाग और दिल से खेलते हैं। तो जुड़िए अगले चैप्टर में और कमेंट करके बताइए इन 7 वेपन्स में से कौन सा आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। और हां, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि किस तरह से इन्फ्लुएंस के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब विलियम कूपर हमें एक लेवल और गहराई में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ रूल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये कई अलग अलग तरीकों से सामने आता है। इनमें से कुछ इतने आम हैं कि शायद आप रोज इन्हें फेस करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। चलिए जानते हैं वो 8 कॉमन मेथड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। 1. लाइंग, झूठ बोलना, सबसे पुराना और सबसे पावरफुल वेपन। मैनिपुलेटर्स झूठ का इस्तेमाल करते हैं या फिर आधी सच्चाई छुपाकर अपनी बात मनवाते हैं। एग्जाम्पल, कोई दोस्त आपको पैसे उधार मांगते समय कहे बस 1 हफ्ते के लिए चाहिए, जबकि उसे खुद पता है कि वो लौट आने वाला नहीं है। 2. ओमिशन, सच छुपाना। मैनिपुलेशन हमेशा सीधा झूठ नहीं होता। कभी कभी सिर्फ सच्चाई का एक हिस्सा छुपा लेना भी मैनिपुलेशन होता है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी के फायदे सब डिटेल में बताता है, लेकिन उसके हिडन चार्जेस छुपा लेता है। 3. डिनायल, गलती न मानना। मैनिपुलेटर कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। वो बार बार डिनाई करता है ताकि सामने वाला खुद गिल्ट फील करने लगे। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में जब कोई पार्टनर बार बार कहे मैंने तो ये किया ही नहीं, तुम्हें ही गलतफहमी हो रही है। 4. मिनिमाइजेशन, चीजों को छोटा दिखाना। मैनिपुलेटर बड़ी प्रॉब्लम को छोटा दिखाकर आपको कंफ्यूज करता है। एग्जाम्पल, अरे इतना बड़ा इशू भी क्या है, सब करते हैं। इससे विक्टिम अपनी आवाज दबा लेता है। 5. विक्टिम प्लेइंग, खुद को पीड़ित दिखाना। यह सबसे डेंजरस तरीका है। मैनिपुलेटर खुद को इनोसेंट दिखाता है ताकि सिंपैथी मिल सके और सामने वाला गिल्टी फील करे। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति लगातार कहे मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मुझे छोड़ देते हैं, और फिर उसी गिल्ट का इस्तेमाल करके आपसे फेवर्स ले। 6. प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर डालना। मैनिपुलेटर अपनी कमजोरियां दूसरों पर थोप देता है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपको कहे तुम सेल्फिश हो, जबकि असल में वो खुद सेल्फिश है। इससे विक्टिम डिफेंसिव हो जाता है और असली प्रॉब्लम छुप जाती है। 7. फियर इंटिमिडेशन, डर पैदा करना। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान डर के समय सबसे कमजोर होता है, इसलिए वो धमकी, डर या डरावने कॉन्सिक्वेंसेस दिखाकर कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में बॉस कहे अगर तुमने ओवरटाइम नहीं किया तो शायद तुम्हारी जॉब सेफ न रहे। 8. गिल्ट ट्रिपिंग, मैनिपुलेटर आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपने ही गलत किया है, जबकि सच कुछ और होता है। एग्जाम्पल, कोई परिवार का सदस्य कहे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, विलियम कूपर कहते हैं कि ये मेथड्स इतने कॉमन हैं कि ये आपको किसी भी रिलेशनशिप, वर्कप्लेस या सोशल इंटरेक्शन में मिल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि विक्टिम धीरे धीरे अपनी सोच पर डाउट करने लगता है और मैनिपुलेटर के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अब आप इन मेथड्स को पहचान सकते हैं, और एक बार जब आप इन्हें पहचानना सीख गए
तो आप किसी भी मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा वेपन उसके हाथ से छीन लेते हैं। अब सवाल यह है, अगर ये कॉमन मेथड्स हैं तो क्या कुछ और भी डेंजरस टेक्निक्स हैं जिन्हें मैनिपुलेटर्स सीक्रेटली इस्तेमाल करते हैं? ऐसी ट्रिक्स जो इतनी पावरफुल होती हैं कि सामने वाला बिना समझे ही मैनिपुलेटर के हाथ की कठपुतली बन जाता है। इसी का जवाब है अगले चैप्टर में, द 10 बेस्ट टेक्निक्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जहां हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे वो स्ट्रैटेजीज जो हर मैनिपुलेटर की असली ताकत होती हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए आप एक दोस्त के साथ हॉलिडे प्लान कर रहे हैं। आप दोनों ने बजट बनाया, पर अचानक ट्रैवल एजेंट की बात सुनकर आपका मन बदलने लगता है। अगर आप आज ही कंफर्म कर लो तो गिफ्ट मिलेगा, और यह स्पेशल पैकेज तो सिर्फ 2 लोगों के लिए बचा है। आप तो बस टिकट देखकर घर निकलने वाले थे, पर कुछ ही मिनटों में आपने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस और कॉस्टली साइट सीइंग एड ऑन भी ले लिया, और लगा जैसे आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो। यही वो जगह है जहां विलियम कूपर कहता है कि टेक्निक्स काम करती हैं। थोड़ी सी भाषा, सही टाइमिंग और आपका सबकॉन्शियस ट्रिगर होना, और डिसीजन हमारा नहीं रहता, बन जाता है उनकी स्ट्रेटजी का नतीजा। अब हम इन खूबसूरत पर खतरनाक टेक्निक्स को समझते हैं, ताकि आप पहचान सकें और अपने फैसले वापस जीत सकें। 1. डोर इन द फेस, पहला बड़ा मांगकर बाद में छोटा मांगना। टेक्निक: सबसे पहले एक बड़ी अस्वीकार्य मांग रखकर शिकार का ना ले लिया जाता है। फिर वही व्यक्ति जब छोटी मांग रखता है तो दूसरे को वह स्वीकार्य लग जाती है। एग्जाम्पल: आप शोरूम में जाते हैं, सेल्स पर्सन पहले एक प्रीमियम मॉडल दिखाता है जिसकी कीमत बहुत ऊंची होती है। आपकी इंप्रेशन बन जाती है कि कुछ भी कम लेना छोटा लगेगा। फिर जब वही पर्सन मिड रेंज मॉडल दिखाता है तो वह रीजनेबली प्राइस्ड लगता है और आप खरीद लेते हैं। 2. फुट इन द डोर, छोटी हां से बड़ी हां तक। टेक्निक: पहले छोटी सहमति या छोटा फेवर मांगो। एक बार हां मिल जाए तो उससे बड़ी मांगे धीरे धीरे स्वीकार करवा ली जाती हैं। एग्जाम्पल: किसी एनजीओ का वॉलंटियर पहले सिर्फ आपका ईमेल लेने के लिए कहता है, आप देते हैं। कुछ दिन बाद वही ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। चांस ज्यादा कि आप देंगे क्योंकि आपने पहला छोटा स्टेप ही लिया था। 3. यस सेट, लगातार हां करवाकर मानसिक कंडीशनिंग। बातचीत की शुरुआत सीरीज में ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन से की जाती है जिनका जवाब आसान हां होगा। ये एक मेंटल मोमेंटम बनाता है जिससे फाइनल रिक्वेस्ट भी हां लगने लगता है। एग्जाम्पल: एक कार डीलर बातचीत में पूछता है, आप सेफ ड्राइविंग चाहते हैं, है ना? आप फ्यूल एफिशिएंट कार चाहते हैं, है ना? क्रम में सारी बातें हां करवाकर आखिर में एक्सपेंसिव सेफ्टी पैकेज भी खरीदवा देता है। 4. रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टा बोलकर मूल इच्छा हासिल करना। टेक्निक: किसी से सीधे कुछ मांगने से काम न बने तो उल्टा बोलकर उनकी रिबेलियस या कॉन्ट्रेरी नेचर को प्रोवोक किया जाता है। वे वही कर डालते हैं जो आप चाहते थे। एग्जाम्पल: माँ बाप अक्सर बच्चों से कहते हैं, शेफ ये खेलने का समय नहीं है। नतीजा कई बार बच्चा और ज्यादा खेलना चाहता है। इसी तरह ऑफिस में बॉस कुछ बंदी लगा दे तो कुछ लोग उसी दिशा में चले आते हैं। 5. एंकरिंग, पहली जानकारी ही जजमेंट तय कर दे। पहली दी गई जानकारी, प्राइस कंपैरिजन पॉइंट, को एंकर बनाकर बाकी जजमेंट्स उसी रेफरेंस के हिसाब से होते हैं। एग्जाम्पल: कोई ऑनलाइन स्टोर पहले दिखाता है रिटेल कीमत 50,000, फिर डिस्काउंट प्राइस 29,999 दिखाता है। आपका ब्रेन पहले नंबर को एंकर मानकर नया प्राइस सस्ता लगाता है, जबकि असल में प्रोडक्ट की असली वैल्यू कुछ और ही हो सकती है। 6. फ्रेमिंग, संदर्भ बदलकर परसेप्शन बदलना। टेक्निक: किसी बात को किस तरह फ्रेम किया जाता है उससे हमारे निर्णय पर गहरा असर पड़ता है। एग्जाम्पल: एक रेस्टोरेंट मेन्यू में लिखा हो 95% फैट फ्री बनाम 5% फैट। दोनों एक ही बात हैं, लेकिन पहली लाइन पॉजिटिव फ्रेमिंग है और कस्टमर ज्यादा आकर्षित होगा। विलियम कूपर बताते हैं, फ्रेमिंग हमारे सबकॉन्शियस को प्रभावित करता है और मैनिपुलेटर अपनी साइड को ऑटोमेटिकली सही साबित कर लेता है। 7. प्राइमिंग, दिमाग को पहले से तैयार करना। पहले से कुछ क्यूज या वर्ड्स देकर दिमाग को उस डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रोग्राम कर देना। एग्जाम्पल:
अगर किसी प्रेजेंटेशन से पहले स्पीकर ऑडियंस को बार बार ग्रोथ, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटी जैसे शब्द सुनाए तो बाद में उसका बिजनेस प्रपोजल ज्यादा पॉजिटिव लगेगा। 8. मिररिंग, आप जैसा बनकर ट्रस्ट जीतना। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन या वर्ड्स को सटल तरीके से कॉपी करके रपोर्ट और ट्रस्ट बिल्ड करना। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में कैंडिडेट अननोइंगली रिक्रूटर की सिटिंग पोस्चर और बोलने का पैटर्न मैच करे, रिक्रूटर को सबकॉन्शियसली कैंडिडेट अपने जैसा लगेगा और पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। 9. लेबलिंग, टैग लगाकर बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना। टेक्निक, किसी इंसान को एक टैग देकर उसे उस टैग की तरह बिहेव करने के लिए सबकॉन्शियसली पुश करना। एग्जाम्पल, टीचर बार बार कहे तुम बहुत जिम्मेदार बच्चे हो, धीरे धीरे बच्चा खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगता है और वैसे ही एक्ट करता है। विलियम कूपर कहते हैं, लेबलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन मैनिपुलेटर्स नेगेटिव लेबलिंग करके गिल्ट या हेल्पलेसनेस भी पैदा कर सकते हैं। 10. इमोशनल ट्रिगरिंग, भावनाओं को छेड़कर डिसीजन कंट्रोल करना। इंसान जब भावनात्मक होता है तो लॉजिकल सोच सबसे कमजोर होती है। मैनिपुलेटर्स गुस्सा, गिल्ट, एक्साइटमेंट या डर क्रिएट करके डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, ट्रैवल एजेंसी आपको पिक्चर्स दिखाए, खुशहाल फैमिली, एग्जॉटिक लोकेशंस और कहे क्या आप अपने बच्चों को ये मौका नहीं देना चाहेंगे। अचानक लॉजिक गायब हो जाता है और आप तुरंत बुकिंग कर देते हैं। दोस्तों, विलियम कूपर कहते हैं कि ये 10 टेक्निक्स इतने सटल और पावरफुल हैं कि अगर आप इन्हें पहचान नहीं पाए तो आपका हर रोज का डिसीजन धीरे धीरे किसी और के हाथों में चला जाएगा। लेकिन अब जब आपने इन्हें जान लिया है तो आप अपने आसपास हर जगह इन पैटर्न्स को पकड़ पाएंगे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सेल्स पिच हो या कोई पर्सनल रिलेशनशिप। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ टेक्निक्स थीं। असल मैनिपुलेशन तब शुरू होता है जब ये टेक्निक्स एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज के साथ मिक्स होकर आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देती हैं। विलियम कूपर कहते हैं, यही असली खेल है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ मेंटल मैनिपुलेशन, जहां मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी को ही सवालों में डाल देता है और आपको अपनी ही यादों, सोच और फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर देता है। एक छोटी सी सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने किसी ऐसे शख्स पर भरोसा कर लिया जो शुरुआत में बहुत ही सपोर्टिव और केयरिंग दिखा। महीनों बाद वही शख्स इतना कन्विंसिंग हो गया कि राहुल ने अपनी सेविंग्स, दोस्त और आखिर में अपनी सेल्फ वर्थ तक दे दी। और जब राहुल ने वापस मांगा तो जवाब था, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम ही सब कुछ गलत समझ रहे हो। ये कोई रैंडम कहानी नहीं। विलियम कूपर इस चैप्टर में यही बताता है, एडवांस्ड मैनिपुलेटर्स सिर्फ ट्रिक्स नहीं चलाते, वो आपकी रियलिटी को धीरे धीरे बदल देते हैं। अब हम 4 बड़ी एडवांस्ड टेक्निक्स देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये टैक्टिक्स इतने खतरनाक तरीके से काम करते हैं। 1. गैसलाइटिंग, तुम पागल हो, तुम्हें याद क्या नहीं। गैसलाइटिंग का मकसद है विक्टिम की रियलिटी और मेमोरी पर शक डालना। मैनिपुलेटर बार बार डिनाई करता है, फैक्ट्स ट्विस्ट करता है और विक्टिम के परसेप्शंस को क्वेश्चन करवाता है। एग्जाम्पल, पति बार बार देर से घर आता है, पत्नी ने सवाल पूछा तो वह कहता है, तुम फिर ड्रामा कर रही हो, मैं तो समय पर आया था। धीरे धीरे पत्नी को भरोसा नहीं रहता कि क्या सच है, वो खुद डाउट करने लगती है। इफेक्ट ऑन माइंड, आत्मविश्वास गिरता है, विक्टिम खुद को कमजोर समझने लगता है और मैनिपुलेटर का कंट्रोल बढ़ता है। एक दिन विक्टिम खुद ही सोचने लगता है, शायद मेरी याददाश्त खराब है और यही मैनिपुलेटर चाहता है। तो द लॉन्ग कॉन, धीरे धीरे बनता शिकार। लॉन्ग कॉन यानी लंबी चाल। इसमें मैनिपुलेटर मंथ्स या सालों तक स्मॉल फेवर्स, ट्रस्ट बिल्डिंग और स्टेज्ड सैक्रिफाइसेस करता है ताकि एक बड़ा पे ऑफ मिल सके। ये किसी भी फ्रॉड की सबसे रिलायबल रणनीति है क्योंकि ग्रेजुअल ट्रस्ट पूरी तरह नेचुरल लगता है। एग्जाम्पल, रोमांस स्कैम, कोई ऑनलाइन फ्रेंड धीरे धीरे इमोशनल बॉन्ड बनाता, छोटे छोटे फाइनेंशियल रिक्वेस्ट्स भेजता, हर बार वक्त पर वापस करता दिखता है ताकि विक्टिम का भरोसा और बढ़े।
फिर एक दिन बड़ी रकम मांगी जाती है और विक्टिम पहले की छोटी रिटर्न्स की वजह से हाँ कर देता है। इफेक्ट ऑन माइंड। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का नियम वर्क करता है। एक छोटा स्टेप लेकर विक्टिम लार्जर कंसेशंस देने लगता है। लॉन्ग कॉन से विक्टिम एम्बैरेस्ड और आइसोलेटेड भी हो जाता है, पूछने वाला कम मिलता है। 3. क्रिएटिंग एन इल्यूजन। फेक रियलिटी बनाना। मैनिपुलेटर परसेप्शन को डिजाइन कर लेते हैं। स्टेज्ड इवेंट्स, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन और सोशल प्रूफ क्रिएट करके एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाते हैं। ये इल्यूजन इतना कन्विंसिंग होता है कि निकटतम लोग भी फूल्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल: फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज, कंपनी फैंसी ऑफिस इमेजेस, फेक टेस्टिमोनियल्स, पेड एक्सपर्ट्स सब दिखा देती है कि ये लेजिटिमेट है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, स्मॉल प्रिंट्स और क्लॉजेस रिवील करते हैं कि असल इंटेंशन क्या थी। इफेक्ट ऑन माइंड। इल्यूजन आपके जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है। आप रिस्क अंडर एस्टिमेट करने लगते हो क्योंकि एनवायरनमेंट लेजिट दिखता है। बाद में रियलाइज करने पर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस, मैंने ये डिसीजन लिया था इसलिए सही होगा, काम करता है और विक्टिम डिफेंड भी करने लगता है। चोर। फाइनेंशियल ट्रैप्स। पैसे से पकड़ बनाना। फाइनेंशियल ट्रैप्स का मकसद होता है डिपेंडेंसी और लेवरेज बनाना। लोन्स, हिडन फीस, एडवांस पेमेंट्स या किसी के ऊपर मॉनिटरी ऑब्लिगेशन चढ़ाकर कंट्रोल हासिल करना। एग्जाम्पल: धोखाधड़ी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मॉल लीगल लैंग्वेज में ऐसी क्लॉजेस डाल दी जाती हैं कि आप समझते नहीं, या ईएमआई को ऐसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है कि इंटरेस्ट हर महीने बढ़ता जाए, या फिर कोई रिश्ता शुरू करते समय ही फाइनेंशियल फेवर्स मांगे जाएं, बाद में वही लेवरेज बन जाता है। इफेक्ट ऑन माइंड। आर्थिक दबाव से विक्टिम फोर्स्ड चॉइसेस करने लगता है। डर, शेम और एम्बैरेसमेंट से वह बाहर बात करना बंद कर देता है और मैनिपुलेटर के पास एस्केप का रास्ता कम होता है। कैसे ये टैक्टिक्स स्लोली कंट्रोल करते हैं? ये 4 टेक्निक्स अलग अलग नहीं काम करती, ये एक सिस्टम बनाकर काम करती हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना, फ्रेंडली बिहेवियर, स्मॉल फेवर्स, रियलिटी पर डाउट कर जाना, गैस लाइटिंग या सिलेक्टिव फैक्ट्स, डिपेंडेंसी बनाना, फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, आइसोलेशन, दोस्तों परिवार से दूरी करवा देना, कमिटमेंट एक्सप्लॉइट करना, छोटे यस से बड़े यस करवा लेना। जब ये स्टेप्स मिल जाते हैं तो विक्टिम के पास न सिर्फ रिसोर्सेज कम बचे होते हैं, बल्कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी भी कमजोर पड़ जाती है। वह अपने आप पर भरोसा खो देता है और मैनिपुलेटर की तरफ लौट आता है। अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि आपका वर्जन गलत बतलाया जा रहा है, रिकॉर्ड्स रखिए, मैसेजेस, डेट्स, रिसीट्स। छोटे फाइनेंशियल रिक्वेस्ट्स के पीछे पैटर्न देखें। क्या हर बार इमरजेंसी की कहानी आती है? अपने ट्रस्टेड सर्कल से बात करें। आइसोलेशन मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी नीड होती है। विलियम कूपर कहते हैं, नॉलेज ही पहला वेपन है। जब आप पैटर्न पहचान लेते हैं तो मैनिपुलेशन का ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाता है। अब आपने समझ लिया कि एडवांस्ड मैनिपुलेटर्स कैसे धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदल देते हैं। अगला कदम और भी गहरा है। इमोशनल मैनिपुलेशन के कोवर्ट तरीकों की दुनिया, जहां फीलिंग्स को सीधे टारगेट किया जाता है। गिल्ट ट्रिपिंग, ट्रायंगुलेशन, लव बॉम्बिंग और भी बहुत कुछ। अगला चैप्टर है 7 पावरफुल कवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स, जहां हम इमोशंस के उन सटल हथियारों को खोलेंगे जो सबसे ज्यादा दर्द और कंफ्यूजन देते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत पर्सनल, बहुत तेज और बहुत जरूरी है। सोचिए, एक ऐसी मोहल्ले की दास्तान जहां 2 लोग करीब रहते हैं। एक सुबह सुबह पड़ोसी के घर से रोने की आवाज आती है। वह जल्दी से बाहर निकलता है और पड़ोसी कहता है, बस आज थोड़ी मुश्किल है, तुम्हारे बिना सब कुछ बिगड़ जाता। कुछ ही दिनों बाद वही इंसान बार बार आपकी मदद मांगने लगता है। छोटे छोटे काम, फिर बड़े पैसों की दरख्वास्तें, और आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी उसकी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। विलियम कूपर इस चैप्टर में इन खास छिपे हुए इमोशनल हथियारों को बताता है जो सीधा आपकी भावनाओं को टारगेट करते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये अक्सर इतने धीरे और सटल होते हैं कि आप समझते भी नहीं कि कब आपका कंट्रोल छिन गया। आइए
अब उन 7 कोवर्ट तरीकों को एक एक करके देखें। 1. इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूंगा। यह मेथड गिल्ट और फियर दोनों को मिलाकर काम करता है। मैनिपुलेटर किसी को इमोशनल अल्टीमेटम देता है, अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं इतना बुरा कर दूंगा। और विक्टिम को ऐसा दबाव महसूस होता है कि वह वैसा कर देता है। एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, गिल्ट ट्रिप। पार्टनर कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। तुम्हें ही क्या लगेगा? या मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और अब तुम मुझे ये नहीं दे रही। इफेक्ट, लाइफ एप्लीकेशन। ऐसा सुनते ही आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं और अपने बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बचाव के लिए क्लियर बाउंड्रीज रखें और अपनी नीड्स को लिख कर रखें ताकि जब गिल्ट आए आप रैशनली सोच सकें। 2. इंटिमिडेशन, डर से कंप्लायंस बनवाना। इंटिमिडेशन ओवर्ट या कोवर्ट दोनों तरह से हो सकती है। धमकी, गुस्से का डिस्प्ले या सटल बॉडी लैंग्वेज जो डर पैदा करे। अक्सर ये सीधे पावर इम्बैलेंस को एक्सप्लॉइट करता है। एग्जाम्पल, वर्कप्लेस में कोई सीनियर ऐसी बात कह दे कि आप काम खोने का डर महसूस करें, या किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में लाउड वॉइस, एग्रेसिव जेस्चर से सामने वाले को डराना। डर में लोग जल्दी डिसीजंस कर लेते हैं। खुद को सेंटर में रखें, अपनी सुरक्षा और अधिकारों की सूची बनाइए। अगर कोई थ्रेट लगे तो ट्रस्टेड विटनेस के साथ बात करें। 3. द बेट स्विच, उम्मीद जगाकर शर्त बदल देना। मैनिपुलेटर पहले अट्रैक्टिव प्रॉमिस देता है, बेट, और बाद में टर्म्स या कंडीशंस बदल देता है, स्विच। विक्टिम पहले प्रॉमिस के आधार पर कमिट कर चुका होता है। एग्जाम्पल, जॉब ऑफर में बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स और ग्रोथ होगी, बेट, पर ज्वाइन करने के बाद वर्कलोड, अनपेड ओटी और हिडन केपीआईज निकाल दिए जाते हैं, स्विच। इफेक्ट, हमेशा रिटन टर्म्स मांगें, वर्बल प्रॉमिसेस पर भरोसा कम रखें। ज्वाइन करने से पहले स्मॉल टेस्ट्स या ट्रायल पीरियड नेगोशिएट कीजिए। 4. द ब्लेम गेम, जिम्मेदारी, दूसरों पर डाल देना। मैनिपुलेटर अपनी गलतियों के लिए दूसरों को झिड़कता है और खुद को इनोसेंट दिखाता है। इससे विक्टिम बार बार अपोलोजाइज करने लगता है और अपनी शक्ति खो देता है। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल मिस्टेक के बाद दबाव बनाने वाला कहे, अगर तुम टाइम पर नहीं देते तो मैं क्या करूं, तुम ही ने ये मौका खोया। लाइफ एप्लीकेशन, ब्लेम शिफ्ट में इमोशनल ड्रेन आता है। घटनाओं के रिकॉर्ड्स रखें और कामली फैक्ट्स प्रेजेंट करें। इमोशंस में उलझकर डिफेंसिव ना हो। 5. इंसिन्यूएशन, बारीक तरह से संदेह बोना। इंसिन्यूएशन में मैनिपुलेटर सीधे कुछ नहीं कहता, वह छोटे छोटे हिंट्स, सवाल या कमेंट्स देता है जो सामने वाले में शक या इनसिक्योरिटी जन्म दे दें। ये बहुत सटल होता है पर असर दबी हुई घाव की तरह होता है। एग्जाम्पल, कभी कभी लगता है तुम ध्यान नहीं देते। बार बार ऐसे छोटे कमेंट्स से कोई व्यक्ति खुद को इनकॉम्पिटेंट या केयरलेस मानने लगता है। जब ऐसी बातें बार बार हों तो तुरंत कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। पहले स्पेसिफिक सिचुएशंस पूछें और एविडेंस मांगें। वेग एक्यूजेशंस पर स्पष्टीकरण मांगें। 6. ट्रायंगुलेशन, लोगों के बीच फर्क डालकर कंट्रोल करना। ट्रायंगुलेशन में मैनिपुलेटर 3 तरफा खेल खेलता है। वह ए से बी के बारे में बोलकर सी को इन्फ्लुएंस करता है या बी को ए के खिलाफ सेट करता है। इससे रिलेशनशिप्स फ्रैक्चर होते हैं और मैनिपुलेटर बीच में पावर पा लेता है। एग्जाम्पल, पार्टनर कहे, एक्स ने कहा कि तुमने ऐसा किया, चाहे एक्स ने कहा हो या नहीं। या कॉलीग बताए कि बॉस ने किसी और को आपकी बजाय प्रेज किया। ट्रायंगुलेशन से आइसोलेशन और मिसट्रस्ट बढ़ता है। बचाव के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें। जो बात आपसे जुड़ी है उसे सीधे उससे पूछिए, किसी तीसरे की बात पर इमीडिएट रिएक्शन न दीजिए। 7. द लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस, मूड और स्टेट को ट्रांसफर करना। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां मैनिपुलेटर अपना इमोशनल स्टेट दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है, जैसे खुद गुस्सा दिखाकर दूसरा शर्मिंदा या डिफेंसिव हो जाए। स्टेट का ट्रांसफर सटल क्यूज, टोन, पेस और बॉडी लैंग्वेज से होता है। एग्जाम्पल, कोई काल्मली अचानक इमोशनल होकर बोल दे, तुम्हारी बात सुनकर मैं टूट रहा हूं, और सामने वाला उसकी इमोशनल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है
और कॉम्प्रोमाइज डिसीजन ले लेता है। अपने इमोशनल स्टेट को ऑब्जर्व करना सीखिए। जब कोई अचानक इंटेंस इमोशन शो करे तो पॉज लें, गहरी सांस लें और सिचुएशन को लेबल करें। EBG, यह गुस्सा है, यह मेरा डिसीजन प्रभावित कर रहा है। इससे ऑटोमेटिक रिएक्शन कम होगा। दोस्तों, विलियम कूपर बताते हैं कि यही कोवर्ट हथियार हैं। वे दिखते तो छोटी छोटी बातों में हैं, पर इनके कंबाइंड प्रभाव से किसी की पूरी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस तक बदल सकती हैं। पर उसी किताब की एक और बात भी सच्ची है। पहचानना ही बचाव की पहली कड़ी है। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानते हैं, जब आप समझते हैं कि कौन सा शब्द, कौन सी साइलेंस, कौन सा टोन आपका डिसीजन शेप कर रहा है, तो आप वापस कंट्रोल लेते हैं। आप फिर से अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, सपोर्ट मांग सकते हैं और अपने जीवन के फैसलों के मालिक बन सकते हैं। चैप्टर 7, द डार्क ट्रायड। दोस्तों, अब तक हमने अलग अलग मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समझा, लेकिन विलियम कूपर कहते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ ट्रिक्स और टैक्टिक्स से नहीं चलता। कई बार ये किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, इतना गहराई से जुड़ा हुआ कि उसका हर एक्शन, हर वर्ड, हर रिलेशनशिप उसी के हिसाब से चलता है। साइकोलॉजी में ऐसी 3 पर्सनैलिटीज को सबसे खतरनाक माना जाता है। इन्हें कहा जाता है द डार्क ट्रायड। ये हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. नार्सिसिज्म, खुद से ही मोहब्बत। नार्सिसिस्ट वो इंसान है जिसे अपने अलावा और कोई नजर नहीं आता। उनका चार्म शुरू में बहुत स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ मैं, मेरा और मेरे लिए तक सीमित रहती है। दूसरों की फीलिंग्स की परवाह न करना, हर जगह अटेंशन और प्रशंसा चाहना, रिलेशनशिप में शुरुआत में बहुत प्यार जताना, फिर अचानक कोल्ड हो जाना। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियन का मैनिपुलेटिव चार्म। कोई नेता अपनी स्पीचेस में ऐसा कैरिज्मा लाता है कि लोग उसे हीरो मान बैठते हैं, पर असल में उसका फोकस सिर्फ पावर और प्रशंसा पर होता है, ना कि जनता के भले पर। नार्सिसिस्ट को उनके फ्लैटरिंग वर्ड्स पर मत जज कीजिए। टाइम दीजिए, देखें कि उनके एक्शंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं। 2. मैकियावेलियनिज्म, चालाकी और धोखे का खेल। मैकियावेलियन लोग स्ट्रैटेजी और कनिंगनेस के मास्टर होते हैं। उनका मकसद सिंपल होता है, किसी भी कीमत पर अपना फायदा। वे मैनिपुलेशन को आर्ट की तरह यूज करते हैं और दूसरों की कमजोरी को वेपन बना लेते हैं। कैलकुलेटेड और कोल्ड डिसीजन मेकिंग, हर रिश्ते में हिडन एजेंडा, एथिक्स या मोरालिटी से ज्यादा प्रॉफिट और कंट्रोल की परवाह। एग्जाम्पल, किसी कॉर्पोरेट सेटअप में ऐसा मैनेजर जो हमेशा स्माइल और डिप्लोमेसी से काम करता है, लेकिन पीछे से सारी पॉलिटिक्स चलाता है ताकि खुद टॉप पर रहे। टिप, ऐसे लोगों से डील करते समय अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखें। डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी आपके सबसे बड़े वेपन्स हैं। 3. साइकोपैथी, बिना गिल्ट, बिना डर। साइकोपैथ सबसे एक्सट्रीम और खतरनाक पर्सनैलिटी होती है। इनमें गिल्ट, रिग्रेट या डर जैसी भावनाएं बेहद कमजोर होती हैं। इन्हें थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और ये उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंपल्सिवनेस और थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, दूसरों को हर्ट करने पर भी गिल्ट न होना। चार्मिंग एक्सटीरियर लेकिन अंदर से कोल्ड और रूथलेस। एग्जाम्पल, कोई बिजनेस फ्रॉडस्टर जो हजारों परिवारों की सेविंग्स लूट लेता है और फिर भी स्टेज पर हंसते हुए स्पीच देता है, या कोई क्रिमिनल लीडर जो मैस वायलेंस में लोगों को भड़का देता है और खुद पीछे खड़ा मुस्कुराता है। साइकोपैथ को इग्नोर करना और डिस्टेंस बनाए रखना ही सबसे अच्छा डिफेंस है। ऐसे लोग अक्सर चेंज नहीं होते। विलियम कूपर कहते हैं, ये तीनों पर्सनैलिटीज अक्सर नॉर्मल भीड़ में छुपे रहते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला बस कॉन्फिडेंट है, बस स्मार्ट है, बस डेयरिंग है, लेकिन असल में वो आपके ट्रस्ट और आपकी भावनाओं को धीरे धीरे ड्रेन कर रहा होता है। डार्क ट्रायड डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये लोग चार्मिंग दिखते हैं, लेकिन उनके चार्म के पीछे एक कोल्ड कैलकुलेशन होती है। कैसे पहचानें और डिस्टेंस बनाएं? देखें कि क्या उनकी बातें और एक्शंस मैच करते हैं या सिर्फ दिखावा है। क्या वो हर बार अपने फायदे की ही सोचते हैं, भले किसी और का नुकसान हो? क्या आपको हर इंटरैक्शन के बाद गिल्टी, ड्रेन्ड
या कंफ्यूज्ड फील होता है? क्या वो बार बार दूसरों को पॉन की तरह यूज करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो दूरी बनाइए, बाउंड्रीज क्लियर रखिए और अपनी सेल्फ वर्थ को उनके हाथों में मत दीजिए। अब तक हमने इंडिविजुअल्स और उनकी पर्सनैलिटीज देखी, लेकिन विलियम कूपर कहते हैं मैनिपुलेशन सिर्फ पर्सनैलिटी तक सीमित नहीं। कई बार लोग डायरेक्ट टूल्स और स्ट्रक्चर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे NLP टेक्निक्स का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के लिए किया जाता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद आपको रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशंस में NLP ऑलरेडी इस्तेमाल होते दिखेगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप एक रूम में बैठे हैं और सामने वाला इंसान आपसे कैजुअल बातें कर रहा है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्द और उसकी टोन सब आपके साथ मैच कर रहे हैं। वो आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह मुस्कुराता है और आपकी ही तरह पॉज लेकर बोलता है। कुछ देर में आपको ऐसा लगने लगता है जैसे ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, ऑलमोस्ट जैसे आपके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। यही है NLP की ताकत, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। विलियम कूपर बताते हैं कि NLP को कम्युनिकेशन का साइंस कहा जाता है। ये इस बात पर आधारित है कि हमारा दिमाग, न्यूरो, हमारी भाषा, लिंग्विस्टिक, और हमारे पैटर्न्स, प्रोग्रामिंग, आपस में कैसे जुड़े होते हैं। रिपोर्ट बिल्डिंग, अपना बनाना, NLP का सबसे पहला स्टेप है रिपोर्ट बनाना। जब कोई इंसान आपको मिरर करने लगे, आपके जेस्चर्स, आपकी पोस्चर और आपके बोलने की स्पीड, तो आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि ये इंसान मुझ जैसा है। और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं पर भरोसा करता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में अगर कैंडिडेट इंटरव्यूअर के बोलने का टोन मैच करता है तो इंटरव्यूअर को कैंडिडेट सबकॉन्शियसली ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है। एंकरिंग, भावनाओं को ट्रिगर करना। NLP का दूसरा पावरफुल टूल है एंकरिंग। इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक सिग्नल को किसी खास इमोशन से जोड़ देना। एग्जाम्पल, अगर कोई कोच बार बार आपके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहे तुम स्ट्रांग हो, तो धीरे धीरे वो टच आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मेमोरी एक्टिवेट करने लगेगा। विलियम कूपर कहते हैं मैनिपुलेटर्स इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको किसी खास इमोशन में पुश कर सकते हैं और फिर उसी इमोशन में आपसे डिसीजन ले सकते हैं। मिररिंग मैचिंग, सबकॉन्शियस ट्रस्ट जीतना। NLP में ये प्रिंसिपल बहुत कॉमन है। अगर कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द और आपके इमोशंस सटली मिरर करता है तो आपको लगता है कि वो आपको जेन्युइनली समझ रहा है। आपकी गार्ड नीचे हो जाती है और आप खुलने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन आपके ही शब्द यूज करे। अगर आप कहते हैं मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल चाहिए, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा जी हाँ, ये मॉडल बहुत प्रैक्टिकल है। आपको लगेगा कि वो आपके ही सोच के साथ अलाइन है। रीफ्रेमिंग, सोच का फ्रेम बदलना। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी बात का कॉन्टेक्स्ट बदलकर परसेप्शन बदल देना। NLP यूजर्स इसे बहुत स्मार्टली अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट महंगा लगे तो सेल्समैन कहेगा ये कॉस्ट नहीं है, ये आपके हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ वर्ड्स बदलकर ही परसेप्शन बदल जाता है। लैंग्वेज पैटर्न्स, डायरेक्ट दिमाग तक पहुंचना। NLP प्रैक्टिशनर्स स्पेशल लैंग्वेज पैटर्न्स यूज करते हैं, जैसे एम्बेडेड कमांड्स। सुनने वाले को लगता है कि बात कैजुअली कही गई, पर उसका दिमाग उसे कमांड की तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल, जब आप इमेजिन करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके घर में है तो आप रियलाइज करेंगे कि ये कितना कंफर्टेबल है। यहाँ जब आप इमेजिन करते हैं, लिसनर को ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन मोड में डाल देता है। दोस्तों, ये सब टेक्निक्स सुनकर आपको लग सकता है कि ये सिर्फ सेल्स या बिजनेस में होती हैं, लेकिन सच ये है NLP हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी इस्तेमाल होती है, कभी कभी अननोइंगली भी और कभी कभी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से। अगर आपने कभी ऐसा फील किया कि कोई इंसान आपको बहुत जल्दी अपना सा लगने लगा या किसी की बात सुनकर बिना लॉजिक के भी आप हाँ बोल गए, तो हो सकता है NLP टेक्निक्स आपके ऊपर काम कर रही हों। जब भी कोई आपकी तरह बिहेव करने लगे, थोड़ा पॉज लेकर ऑब्जर्व करें, क्या यह नेचुरल है या डिलिब्रेट। अगर कोई बार बार आपको फील गुड करने वाले सिग्नल्स दे रहा है तो चेक कीजिए
क्या उसके पीछे कोई हिडन मोटिव तो नहीं? रीफ्रेमिंग वाले वर्ड्स को नोटिस कीजिए। कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी। ये साइंस हैं कि आपका परसेप्शन बदलने की कोशिश हो रही है। अब तक हमने देखा कि NLP कैसे आपकी सोच और इमोशंस को सटली इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन विलियम कूपर कहते हैं NLP तो सिर्फ शुरुआत है। मैनिपुलेटर्स बातचीत को हिप्नोसिस के स्तर तक ले जा सकते हैं, जहां आप कॉन्शियसली जाग रहे होते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस किसी और के कंट्रोल में होता है। अगला चैप्टर है मैनिपुलेशन एंड कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। यहां हम देखेंगे कि कैसे वर्ड्स, पॉजेज और टोन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं। दोस्तों, आपने हिप्नोसिस का नाम तो सुना ही होगा। शायद आपके दिमाग में तस्वीर आई होगी किसी मैजिशियन की, जो हाथ में घड़ी घुमाकर सामने वाले को ट्रांस में डाल देता है। लेकिन विलियम कूपर बताते हैं, असली हिप्नोसिस इतनी ड्रामेटाइज्ड नहीं होती। सबसे खतरनाक हिप्नोसिस वो होती है जो बातचीत के बीच में होती है, जब आपको लगता है कि आप कॉन्शियसली कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे किसी और की पकड़ में जा चुका है। इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। नॉर्मल हिप्नोसिस में व्यक्ति को एक खास स्टेट में ले जाया जाता है, आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स्ड। लेकिन कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कहीं ज्यादा सटल है। इसमें आप जाग रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और फिर भी आपकी सोच धीरे धीरे शेप हो रही होती है। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन कैजुअली आपसे बात करता है, स्टोरी सुनाता है, सवाल पूछता है। आपको लगता है आप फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड्स और पॉजेस डालकर आपके सबकॉन्शियस को सजेस्ट करता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। आपको लगता है डिसीजन आपने लिया है, जबकि असल में वो पहले ही डिजाइन किया जा चुका था। कैसे काम करता है कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस? विलियम कूपर इसे 4 स्टेप्स में समझाते हैं। रपोर्ट बनाना। सबसे पहले मैनिपुलेटर ट्रस्ट बिल्ड करता है। फ्रेंडली टोन, रिलेटेबल बात, बॉडी लैंग्वेज मैच करना। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी गार्ड नीचे आ जाती है। फोकस एंड अटेंशन। धीरे धीरे आपका ध्यान नैरो किया जाता है किसी खास स्टोरी, जेस्चर या टोन पर। यह आपके दिमाग को बाकी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर एक ही पाथ पर ले जाता है। ट्रांस इंडक्शन। हल्का ट्रांस बनाना। मैनिपुलेटर रिदमिकली बात करता है, पॉजेज, स्लो टोन और रिपीटेड फ्रेजेस से। आपका सबकॉन्शियस इस रिदम में सेटल हो जाता है। आप एक्टिवली सुन रहे होते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। सजेस्शन इम्प्लांट। अब मैनिपुलेटर सटल कमांड्स देता है जो आपके सबकॉन्शियस अब्सॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल, जब आप इमेजिन करते हैं कि ये डील आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है, आप नोटिस करेंगे कि अंदर से आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये वर्ड्स डायरेक्टली सबकॉन्शियस को मैसेज दे देते हैं और आप उसी स्टेट में डिसीजन लेते हैं। नेगोशिएशन। कोई व्यक्ति बार बार कहे, जब आप रिलैक्स होकर सोचेंगे तो आप समझेंगे ये ऑप्शन बेस्ट है। ये लाइन बार बार सुनकर आपके दिमाग में एक सटल लिंक बन जाता है कि रिलैक्स होना, टाच डील एक्सेप्ट करना। रिलेशनशिप्स। कोई पार्टनर बार बार आपको ऐसे वर्ड्स रिपीट करे कि तुम्हें मेरे बिना अकेलापन लगेगा, और धीरे धीरे वही बिलीफ आपका रियलिटी बन जाता है। क्यों खतरनाक है कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस? क्योंकि इसमें विक्टिम को कभी ये एहसास नहीं होता कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसे लगता है कि मैंने खुद फैसला लिया, और जब मैनिपुलेशन इस स्तर पर हो तो बचना सबसे कठिन हो जाता है। कैसे बचें? अगर कोई व्यक्ति बार बार स्पेसिफिक फ्रेजेस दोहरा रहा है तो ध्यान दीजिए। रेपिटिशन कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का सबसे बड़ा टूल है। जब भी आप अनयूजुअली काल्म, ड्रीमी या कंफ्यूज्ड स्टेट फील करें बातचीत के दौरान, तो पॉज लीजिए। ये साइन है कि कोई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बाईपास कर रहा है। हमेशा खुद से सवाल पूछिए, क्या ये मेरा डिसीजन है या मुझे सब्टली पुश किया जा रहा है? विलियम कूपर कहते हैं, बातचीत सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये दिमाग के दरवाजों को खोलने और बंद करने की चाबी है। अगर आपको ये टेक्निक्स समझ में आ गईं, तो आप अपने सबकॉन्शियस की रक्षा कर पाएंगे और मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत छीन लेंगे। लेकिन दोस्तों, कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस तो बस एक डोरवे है। मैनिपुलेशन का अगला स्तर है माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। वहां न सिर्फ आपकी बातचीत, बल्कि आपकी पूरी सोच, बिलीफ्स
और आइडेंटिटी को धीरे धीरे बदल दिया जाता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे माइंड कंट्रोल ब्रेन वॉशिंग की दुनिया और कैसे इंसान का दिमाग स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह रिप्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान अपनी पूरी सोच, अपने बिलीव्स और अपने एक्शंस किसी और के हाथों में कैसे दे देता है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, कल्ट लीडर्स, डिक्टेटर्स और यहाँ तक कि अब्यूसिव रिश्तों में पार्टनर्स भी, जिन्होंने लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपनी पकड़ में ले लिया। विलियम कूपर कहते हैं, यही असली मैनिपुलेशन का सबसे गहरा स्तर है, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। माइंड कंट्रोल क्या है? माइंड कंट्रोल का मतलब है किसी इंसान की स्वतंत्र सोच और उसके चॉइसेस को धीरे धीरे बदल देना, ताकि वो वही देखे, सोचे और करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। ये एक स्लो प्रोसेस है और विक्टिम को अक्सर पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप विलियम कूपर बताते हैं कि ब्रेन वॉशिंग कई स्टेजेस में काम करता है। ब्रेकिंग डाउन द आइडेंटिटी, विक्टिम को इमोशनली या फिजिकली इतना कमजोर किया जाता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए। एग्जाम्पल, किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में लगातार इंसल्ट और क्रिटिसिज्म करना ताकि व्यक्ति खुद पर भरोसा खो दे। आइसोलेशन, विक्टिम को दोस्तों, परिवार या सपोर्ट सिस्टम से काट दिया जाता है। एग्जाम्पल, कल्ट ग्रुप्स अपने फॉलोअर्स को आउटसाइडर्स से मिलने नहीं देते ताकि ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव न मिले। रिपीटिशन ऑफ आइडियाज, बार बार एक ही बात दोहराना, वही बिलीव्स, वही स्लोगन्स, वही मैसेजेस बार बार सुनाए जाते हैं। धीरे धीरे दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, हम ही सही हैं, बाकी सब दुश्मन हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट, इनाम और सजा का खेल। अगर विक्टिम वही करता है जो मैनिपुलेटर चाहता है, तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, लव, प्रेज या थोड़ी राहत। अगर वो रेजिस्ट करे तो पनिशमेंट, गिल्ट, इंसल्ट या डर। एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स फॉलोअर्स को अलग अलग लेवल्स पर पब्लिक प्रेज या ह्यूमिलिएशन देते हैं। रीबिल्डिंग आइडेंटिटी, नई पहचान बनाना। जब पुरानी आइडेंटिटी टूट जाती है तो मैनिपुलेटर नई आइडेंटिटी देता है, अब तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं। विक्टिम खुद को नई रोल में फिट कर लेता है। कल्ट लीडर्स, चार्ल्स मैनसन ने अपने फॉलोअर्स को कन्विंस किया कि उसके वर्ड्स डिवाइन ट्रूथ हैं और उन्होंने उसके लिए क्राइम्स तक किए। पॉलिटिकल डिक्टेटर्स, हिटलर ने पूरे देश को ब्रेन वॉश किया, बार बार फियर और यूनिटी के नाम पर प्रोपेगेंडा दोहराकर। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, कोई पार्टनर अपने साथी को इतना इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है कि विक्टिम को लगता है उसके बिना उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्यों खतरनाक है माइंड कंट्रोल? क्योंकि विक्टिम को लगता है कि डिसीजंस उसके खुद के हैं। वो अपनी ही आइडेंटिटी से इतना जुड़ जाता है कि बाहर की दुनिया उसे गलत और मैनिपुलेटर को सही लगती है, और यही इसे सबसे पावरफुल और डेंजरस बनाता है। कैसे बचें? क्रिटिकल थिंकिंग मेंटेन करें। अगर कोई बार बार आपको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, पॉज लीजिए और ऑल्टरनेट सोर्सेज से कंपेयर कीजिए। कनेक्शन स्ट्रांग रखें। आइसोलेशन, सबसे बड़ी ट्रिक है, अपने ट्रस्टेड दोस्तों और परिवार से जुड़ाव बनाए रखें। बाउंड्रीज सेट करें। अगर कोई लगातार आपकी आइडेंटिटी या बिलीफ्स को क्वेश्चन कर रहा है, बाउंड्रीज क्लैरिफाई कीजिए और उस एनवायरनमेंट से दूरी बनाइए। विलियम कूपर कहते हैं, माइंड कंट्रोल सक्सेसफुल तभी होता है जब विक्टिम को पता ही न चले कि वो विक्टिम है, लेकिन अवेयरनेस ही पहला हथियार है। जैसे ही आप पैटर्न पहचान लेते हैं, मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत छिन जाती है। अब तक आपने देखा कि मैनिपुलेशन इंडिविजुअल स्तर पर कैसे काम करता है, लेकिन सोचिए, अगर आप दूसरों के दिमाग पढ़ सकें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन से, तो आप मैनिपुलेटर्स को पहले ही पहचान लेंगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे हाउ टू एनालाइज पीपल बॉडी लैंग्वेज। ये वो स्किल है जो आपको न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको मैनिपुलेशन से बचने का सबसे प्रैक्टिकल शील्ड भी देगी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि लोग किन टेक्निक्स से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप पढ़ना सीख जाते हैं कि सामने वाला आदमी असल में क्या फील कर रहा है, क्या छिपा रहा है और कब सच बोल रहा है। विलियम कूपर कहते हैं,
लैंग्वेज से पहले शरीर बोलता है, यानी बहुत कुछ वो बोले बिना भी बता देता है। अगर आप शरीर की बोली पढ़ना सीख जाए तो मैनिपुलेटर्स की कई कोशिशें पहले ही फेल हो जाएंगी। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे लोग एनालाइज करें, सिंपल, प्रैक्टिकल और हर दिन यूज करने योग्य तरीके से। 1. बेसलाइन बनाइए। शुरुआत में ऑब्जर्वेशन करें। सबसे पहला रूल, किसी को पढ़ने से पहले उसकी नॉर्मल या बेसलाइन बिहेवियर समझो। मतलब जब वो रिलैक्स्ड हो तो उसकी सामान्य बैठने की स्टाइल, बोलने की स्पीड, हाथ हिलाने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में कैंडिडेट नर्वस है तो स्लीव्स फंदे कर सकता है, लेकिन इसी कैंडिडेट की बेसलाइन किसी कैजुअल टॉक में भी वही हो तो नर्वसनेस नहीं मानो। प्रैक्टिस, अगली बार किसी से भी 2 मिनट कैजुअली बात करो। पूछो हाउ वाज योर वीकेंड, और जो नेचुरल रिएक्शंस आए उन्हें नोट करो। यही बेसलाइन है। 2. क्लस्टर्स देखें। एक साइन अकेले मायने नहीं रखता। विलियम कूपर बार बार कहते हैं कि एक सिंगल जेस्चर पर जंप मत करो। असली सिग्नल तब आता है जब कई क्यूज एक साथ आई। इसे क्लस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई बोलते हुए स्माइल करे पर उसकी आंखें नहीं मुस्कुराईं, माउथ स्माइल बट नो आई क्रिंकल, और साथ में वॉइस की टोन भी फ्लैट हो। ये मिसमैच है, संभवतः असली इमोशन हाइड किया जा रहा है। रूल ऑफ थंब, अगर 2-3 अलग सिग्नल्स सेम इमोशन दिखाएं तभी भरोसा करें। 3. फेस और माइक्रो एक्सप्रेशंस। छोटा मगर सच, चेहरे पर जो माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं 1.25 सेकंड जैसे छोटे फ्लैशेस, वे अक्सर असली इमोशन रिवील करते हैं। एकमन के बेसिक इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, इनका छोटा संकेत मिलना सच के करीब होता है। एग्जाम्पल, कोर्टरूम या निगोशिएशन में कोई अचानक माउथ कॉर्नर ट्विच करे जब गिल्ट वाले सवाल आए, ये लीकेज हो सकता है। प्रैक्टिस, 30 सेकंड का वीडियो देखो और कोशिश करो छोटे माइक्रो चेंजेस पकड़ दियचने की। रोज 2 मिनट प्रैक्टिस से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। 4. आईज और प्यूपिल क्यूज। ध्यान से देखिए, आंखें बहुत कुछ बताती हैं। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, गेज एवर्शन, रैपिड ब्लिंकिंग, डायलेटेड प्यूपिल्स लाइटिंग इफेक्ट से भी चेंज होता है। याद रखो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। कुछ कल्चर्स में डायरेक्ट आई कांटेक्ट डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इंडिकेटर, लगातार आई एवर्जन के साथ टाइटेंड जॉ, डिस्कम्फर्ट या डिसेप्शन का संकेत हो सकता है। टिप, लाइट कंडीशंस और कल्चर का ध्यान रखकर इंटरप्रेट करो। 5. वॉइस पैरालिंग्विस्टिक्स। टोन, पिच, स्पीड, कभी कभी शब्द नहीं बल्कि उनकी डिलीवरी सच बताती है। आवाज का पिच ऊपर जाना, स्पीच रेट तेज होना या फ्रीक्वेंट पॉजेज, सब क्लूज हैं। हेजिटेशन और फिलर्स, हर बार लाई नहीं बताते, पर क्लस्टर के साथ देखो। एक्सरसाइज, किसी पॉडकास्ट का 20 सेकंड क्लिप सुनो और नोट करो टोन में सडन चेंजेस। क्या इमोशन चेंज हो रहा है। 6. पोस्चर प्रॉक्सिमिक्स। डिस्टेंस और बॉडी ओरिएंटेशन। किसी का बॉडी ओरिएंटेशन बताता है कि वो किससे जुड़ा है। अगर कोई बार बार बॉडी पोजीशन बदलता है, शोल्डर्स टेंस हैं या बार बार पीछे हटता है, ये अवॉइडेंस या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। प्रॉक्सिमिक्स यानी पर्सनल स्पेस भी बड़ा इंडिकेटर है। कौन कितना पास आता है, कौन किन लोगों के पास कंफर्ट दिखाता है। एग्जाम्पल, बिजनेस मीटिंग में जो व्यक्ति बार बार टेबल के किनारे झुक कर बैठता है वो असहज या डिफेंसिव हो सकता है। टिप, खुद भी अवेयर रहो, अपनी स्पेस को मॉनिटर करके बाउंड्री सेट कर पाते हो। 7. जेस्चर टाइप्स। इलस्ट्रेटर्स, एम्बलम्स, अडेप्टर्स, इलस्ट्रेटर्स। शब्दों के साथ करने वाले जेस्चर्स, हाथ से आकार दिखाना, यूजुअली ऑनेस्ट एम्फेसिस। एम्बलम्स, कल्चरली डिफाइंड जेस्चर्स, थम्स अप, एक्सप्लिसिट मीनिंग। अडेप्टर्स, सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स, फेस टचिंग, हेयर ट्विर्ल, स्ट्रेस इंडिकेटर। अगर कोई बार बार अडेप्टर करता है जब मुश्किल सवाल आए, स्ट्रेस का स्ट्रॉन्ग साइन है। 8. कॉन्ग्रुएंस, शब्द और शरीर का मेल। सबसे आसान और असरदार चेक यही है, क्या जो कहा जा रहा है और जो बॉडी बता रही है वो मैच करते हैं। कॉन्ग्रुएंस नहीं है तो डाउट करो। एग्जाम्पल, कोई कहे आई एम फाइन लेकिन शोल्डर स्लम्प्ड और वॉइस लो हो, इनकॉन्ग्रुएंस है। 9. कॉन्टेक्स्ट और कल्चर।
हर क्यू को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। कभी कभी वही जेस्चर अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब देता है। कोर्ट रूम, फ्यूनरल पार्टी, हर जगह बेस लाइन बदलता है। कल्चरल नॉर्म्स भी ह्यूज रोल प्ले करते हैं। ऑलवेज आस्क, कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या सामने वाले का बिहेवियर किसी रीसेंट इवेंट से एक्सप्लेन होता है? डन। क्विक प्रैक्टिकल टूल किट, 7 पॉइंट चेकलिस्ट। जब आप किसी इंसान को जल्दी रीड करना चाहो, ये चेकलिस्ट मदद करेगी। बेस लाइन एस्टैब्लिश किया, मल्टीपल क्यूज, क्लस्टर मिले। फेस माइक्रो एक्सप्रेशंस कोई लीकेज दिखा रहे हैं? आईज और गेज कंसिस्टेंट हैं? वॉइस में पिच, पेस में सडन चेंज? पोस्चर और प्रोक्सेमिक्स क्या बता रहे हैं? वर्ड्स और बॉडी कॉन्ग्रुएंट हैं या मिसमैच? अगर 4 या ज्यादा क्वेश्चंस पर हाँ, मिसमैच और स्ट्रेस है, अलर्ट हो जाओ। शॉर्ट एक्सरसाइजेस, हर दिन 5 मिनट का कैफे ऑब्जर्वेशन। एक व्यक्ति चुनो और 1 मिनट उसकी बेस लाइन ऑब्जर्व करो। अगले 4 मिनट में क्लस्टर देखें। फोन वीडियो क्लिप पर 10 माइक्रो एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करो। खुद की 1 मिनट वीडियो बनाओ और प्लेबैक में नोटिस करो, क्या जेस्चर्स ऑटो पायलट हैं? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। वार्निंग, डोंट जंप टू लेबल्स। विलियम कूपर भी चेतावनी देते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। एक सिग्नल से किसी को साइकोपैथ या लायर लेबल मत करो। यूज दिस स्किल फॉर अवेयरनेस, प्रोटेक्शन और बेटर कम्युनिकेशन, न कि जजमेंट के लिए। जब आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाएंगे तो आप दुनिया की छोटी छोटी सच्चाइयों को पकड़ पाओगे। झूठ के छोटे छोटे टुकड़े, असहजता के संकेत और जेन्युइन एम्पैथी की चमक। ये स्किल आपको सिर्फ मैनिपुलेटर से बचाने नहीं आएगी, बल्कि आपको बेहतर कम्युनिकेटर, बेटर लीडर और बेटर ह्यूमन बनाएगी। चैप्टर 12, केस स्टडीज ऑन डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों, अब तक हमने थ्योरीज और टेक्निक्स देखी थीं, लेकिन थ्योरीज की असली ताकत तब समझ आती है जब हम उन्हें असल जिंदगी की कहानियों में देखें। विलियम कूपर कहते हैं, हिस्ट्री और रियल लाइफ हमें सबसे बड़ा सबक देती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे केस स्टडीज सुनाने जा रहा हूं जहां डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। केस स्टडी 1, बर्नी मैडॉफ और पॉन्जी स्कीम। ये कहानी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की है। बर्नी मैडॉफ नाम का आदमी लोगों का भरोसा जीतकर उनकी पूरी सेविंग्स अपने कंट्रोल में ले गया। वो सालों तक इन्वेस्टर्स को स्टेडी रिटर्न्स दिखाता रहा। लोग खुश थे और उन्होंने अपने दोस्तों, परिवार को भी इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन असल में वो नया पैसा लेकर पुराने लोगों को देता था। एक दिन सब सामने आ गया और लाखों लोग बर्बाद हो गए। क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई? रेप्यूटेशन और अथॉरिटी पर भरोसा, कम्युनिटी प्रेशर, हमारे जैसा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिखाकर लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना। सीख, सिर्फ रेप्यूटेशन पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो, डिवर्सिफाई करो और सब पैसा एक जगह मत लगाओ। केस स्टडी 2, चार्ल्स मैनसन और कल्ट मैनिपुलेशन। अब सुनो, एक कल्ट लीडर की कहानी। चार्ल्स मैनसन नाम के आदमी ने लोगों को पहले प्यार और बिलोंगिंग दिया। उसने कहा, तुम मेरी फैमिली हो। धीरे धीरे उसने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया और बार बार वही आइडियोलॉजी रिपीट की। रिजल्ट ये हुआ कि उसके फॉलोअर्स उसकी हर बात को सच मानने लगे, यहां तक कि उन्होंने उसके कहने पर क्राइम्स तक कर दिए। क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई? लव बॉम्बिंग, शुरुआत में बहुत प्यार, आइसोलेशन, परिवार और दोस्तों से दूर करना, बार बार एक ही नैरेटिव सुनाना। अगर कोई ग्रुप आपको आपके रिश्तों से काट रहा है और सिर्फ ब्लाइंड ओबीडियंस चाहता है, तो ये बड़ा रेड फ्लैग है। केस स्टडी 3, हिटलर और मास प्रोपेगेंडा। ये कहानी पूरी दुनिया ने देखी। एडोल्फ हिटलर ने प्रोपेगेंडा और फियर का इस्तेमाल करके पूरे देश की सोच बदल दी। उसने बार बार एक ही नैरेटिव दोहराया, हम ही सही हैं, बाकी सब दुश्मन हैं। मैस रैलीज, पावरफुल स्पीचेस और मीडिया कंट्रोल ने लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि उन्होंने ब्लाइंड ओबीडियंस दिखाया। क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई? रेपिटेशन और स्लोगन्स, एक कॉमन एनिमी दिखाकर यूनिटी क्रिएट करना। फियर और अथॉरिटी का मिसयूज, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ओवर सिंप्लीफाई करके किसी एक ग्रुप को ब्लेम करने लगे, तो वहां रुककर सवाल पूछना जरूरी है। केस स्टडी 4, एनरॉन और कॉर्पोरेट फ्रॉड। एनरॉन नाम की कंपनी ने कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रिक्स से अपनी असली हालत छुपा ली। एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स को लगा सब ठीक है,
क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट थी और रिपोर्ट्स इंप्रेसिव दिखती थीं। लेकिन सच ये था कि अंदर से सब कोलैप्स हो रहा था। क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई? कॉम्प्लेक्सिटी को शील्ड बनाना, एक्सपर्ट्स और ऑडिटर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट, नॉर्मल सी बायस। इतनी बड़ी कंपनी गलत नहीं हो सकती। अगर कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स लगे और ट्रांसपेरेंसी न हो तो हमेशा सेकंड ओपिनियन लो और ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, ट्रस्ट और अथॉरिटी का मिसयूज। बार बार वही मैसेज रिपीट करना और लोगों को आइसोलेशन या सीक्रेसी में रखना। विलियम कूपर कहते हैं, यही पैटर्न्स पहचानना आपकी असली सुरक्षा है। दोस्तों, ये केस स्टडीज डराने के लिए नहीं है। इनका मकसद है आपको सिखाना कि कैसे बड़े बड़े मैनिपुलेशंस होते हैं और कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। अब सोचिए, अगर मीडिया ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी सोच को शेप करे, आपके इमोशंस को प्ले करे और आपके अटेंशन को कंट्रोल करे, तो उससे बचना कितना मुश्किल होगा। अगला चैप्टर है मास मैनिपुलेशन बाय मीडिया। वहां हम सीखेंगे कि मीडिया कैसे आपकी सोच पर असर डालती है और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, सुबह आंख खुलते ही आप फोन उठाते हो, न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते हो, टीवी चालू करते हो या रेडियो सुनते हो। आपको लगता है कि आप न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो, पर सच ये है, न्यूज़ भी आपको कंज्यूम कर रही है। विलियम कूपर कहते हैं, आज के दौर में मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, ये सबसे बड़ा मैनिपुलेशन का हथियार है। मीडिया कैसे मैनिपुलेट करता है? एजेंडा सेटिंग। मीडिया आपको ये डिसाइड नहीं करने देता कि आपको क्या सोचना है, लेकिन ये जरूर तय करता है कि किसके बारे में सोचना है। अगर हर दिन किसी क्राइम की खबर दिखाई जाए तो आपको लगेगा कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, भले ही स्टैट्स स्टेबल हों। फ्रेमिंग, एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना। एग्जाम्पल, एक प्रोटेस्ट को फ्रीडम मूवमेंट कहा जाए या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सिर्फ शब्द बदलने से परसेप्शन बदल जाता है। रिपीटिशन और स्लोगन्स, बार बार वही मैसेज दोहराना ताकि वो आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाए। जैसे एड्स बार बार कहते हैं, ये सबसे सेफ है या ये सबसे स्मार्ट चॉइस है। फियर और इमोशनल ट्रिगर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ अक्सर डर, शॉक या एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। जब आप इमोशनल होते हो तो क्रिटिकल सोच कमजोर पड़ जाती है। सिलेक्टिव एक्सपोजर, मीडिया आपको वही दिखाता है जो उनके एजेंडा या बिजनेस इंटरेस्ट के काम का है। सच पूरा रेयरली सामने आता है। सोचो, इलेक्शन के समय चैनल्स बार बार वही लीडर की स्पीचेस दिखाते हैं, बार बार सेम नैरेटिव रिपीट होता है। रिजल्ट, वोटर्स को लगता है ये ही सबसे पॉपुलर हैं। असल में पॉपुलैरिटी नैरेटिव से भी क्रिएट की जाती है। क्यों खतरनाक है ये मैनिपुलेशन? क्योंकि मीडिया हमारे सबकॉन्शियस में धीरे धीरे बिलीफ्स इम्प्लांट करता है, और जब बिलीफ सेट हो जाए तो बिहेवियर अपने आप फॉलो करता है। चाहे वोट करना हो, प्रोडक्ट खरीदना हो या किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना हो। प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज, कैसे बचें? विलियम कूपर कहते हैं, अवेयरनेस ही असली शील्ड है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। मल्टीपल सोर्सेज से न्यूज़ लो। सिर्फ एक चैनल या एक न्यूज़पेपर पर डिपेंड मत रहो। डिफरेंट सोर्सेज से कंपेयर करो। इमोशंस चेक करो। अगर कोई खबर आपको सडन गुस्सा, डर या गिल्ट दिला रही है, पॉज लो और पूछो, क्या मैं मैनिपुलेशन का शिकार हो रहा हूं? फैक्ट वर्सेस ओपिनियन अलग करो। न्यूज़ एंकर्स अक्सर अपनी राय को फैक्ट की तरह पेश करते हैं। ध्यान से देखो क्या डेटा है और क्या सिर्फ फ्रेमिंग है। मीडिया डाइट कंट्रोल करो। हर वक्त न्यूज़ स्क्रॉल करना बंद करो। लिमिटेड और कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन रखो। क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछो, ये खबर किसको फायदा पहुंचा रही है? इसमें कौन सा एंगल मिसिंग है? क्या ये सच है या सिर्फ नैरेटिव है? दोस्तों, मीडिया पावरफुल है। ये हमारी सोच बना सकता है, हमारे इमोशंस चला सकता है और हमारे डिसीजंस तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है। अब आप हर न्यूज़ को ब्लाइंड एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि क्रिटिकल नजर से देखोगे। विलियम कूपर कहते हैं, जो इंसान सोचने की ताकत बचा लेता है वही मैनिपुलेशन से सच में आजाद होता है। अब तक हमने देखा कि मीडिया किस तरह मैनिपुलेशन करता है
और उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन मैनिपुलेशन सिर्फ ग्रुप्स या मीडिया तक सीमित नहीं है। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वो है जो लव और अट्रैक्शन के नाम पर होती है। दोस्तों, आपने अभी अभी एक लंबी और गहरी जर्नी पूरी की है। विलियम कूपर की इस किताब डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन में हमने वो सब सीखा जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं। हमने समझा कि मैनिपुलेशन कैसे शुरू होता है, कौन सी टेक्निक्स बार बार इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सी पर्सनैलिटीज सबसे खतरनाक होती हैं, और कैसे ये टैक्टिक्स मीडिया, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में सटली काम करती हैं। और सबसे जरूरी, हमने ये भी जाना कि अवेयरनेस और सही स्ट्रैटेजीज से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। अब ये नॉलेज आपके पास है। याद रखिए, मैनिपुलेशन से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना कॉन्शियसली सोचेंगे, उतना ही आप अपने डिसीजंस और अपनी जिंदगी के मालिक बने रहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लाते रहें। और अगर आपको इस किताब का कोई पार्ट सबसे ज्यादा यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी सोच और फीडबैक हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, ये जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी पर अभी से शुरू हो सकता है। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग, और याद रखिए, नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।